एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। देखिए, समीक्षा अधिकारी का बैच चल रहा था और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि का आज तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो इसमें जो है अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ का कुछ एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम लोग जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जितनी भी पूछी गई हैं वाक्य अशुद्धियाँ, उनका हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि जो सामान्य अशुद्धियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम लोग जो है शुरू करेंगे क्या, लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाओं में पूछी गई वाक्य अशुद्धियाँ, ठीक है। देखिए, पहला दिया है, यद्यपि वह बीमार था परंतु, मैंने आगे का वाक्य नहीं लिखा है, यद्यपि वह बीमार था परंतु। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यद्यपि, क्या लिखा है, यद्यपि। तो जब यहाँ यद्यपि है तो यहाँ परंतु नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। यद्यपि वह बीमार था तथापि या फिर भी, ठीक है। यद्यपि के साथ क्या आता है, तथापि आता है, ठीक। यद्यपि वह बीमार था परंतु नहीं होगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि या फिर भी, ठीक। आगे देखें, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। तो पुस्तक विद्वतापूर्ण नहीं होता है, विद्वतापूर्वक लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, विद्वतापूर्वक। ध्यान देंगे, पूर्ण नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पूर्वक। पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है, ठीक है। यहाँ दिया है आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। तो जब भी वाक्य शुद्धि आए और वहाँ विद्वतापूर्ण दिया हो तो वहाँ क्या होगा, विद्वतापूर्वक। यदि आसानी पूर्वक दिया हो तो आसानी पूर्वक नहीं होता है, आसानी से। क्या होता है, आसानी से यह काम कर लिया। दिया अगला, समय उसको सफलता मिली। तो देखिए, जब समय लिखेंगे तो उसको दो बार लिखते हैं। समय मतलब धीरे धीरे, एक बार समय नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समय उसको सफलता मिली। अर्थात समय का प्रयोग कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे, ठीक है। सामान्य शुद्धियाँ हैं, देख लें। एकमात्र दो उपाय है। देखिए, एकमात्र मतलब क्या, केवल एक। दो मतलब दो। तो यहाँ अपने आप में ये विवाद हो रहा है कि एकमात्र दो उपाय है। यहाँ क्या होगा, एकमात्र की जगह पर केवल, क्या होगा, केवल दो उपाय है। समझ में आ रहा है कि एकमात्र दो उपाय है। तो एकमात्र मतलब एक हो गया, फिर हम कह रहे हैं दो, तो आपस में विरोधाभास हो जा रहा है ना। तो जहाँ कहीं भी आएगा एकमात्र, तो एकमात्र की जगह पर क्या लगाते हैं, केवल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केवल दो उपाय है। यह पत्र आपके अनुसार है। देखिए, पत्र आपके अनुसार नहीं होता है, पत्र आपके अनुरूप है। क्या है, आपके अनुरूप, में जैसा आप चाहते थे वैसा है। तो पत्र आपके क्या होगा, अनुरूप होगा, ठीक है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं है। वही ध्यान देंगे, जब भी वाक्य शुद्धि आएगा, वाक्य प्रयोग होगा कदापि भी, दिया है ना। तो कदापि के साथ कभी भी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कदापि के साथ कभी भी का प्रयोग नहीं, क्योंकि कदापि में ऑलरेडी भी है, उसमें कभी भी का प्रयोग नहीं कर देते हैं। यह बात कदापि भी सत्य नहीं है, तो भी हटा देंगे, क्या होगा, यह बात कदापि सत्य नहीं है। कदापि मतलब हो गया किसी भी कीमत पर, उसमें भी है, किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो यह बात कदापि भी सत्य नहीं है, तो कदापि के साथ कभी भी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखें, यह अत्यंत ही सुंदर है। वैसे ही अत्यंत में भी क्या है, अति है, माने जो अत्यंत है, तो उसमें भी ही नहीं लगाते हैं। अत्यंत के साथ भी क्या नहीं लगता है, ही नहीं लगता है। वह अत्यंत ही सुंदर है, क्या होगा, वह अत्यंत सुंदर है। लेकिन हम लोग देखें सामान्य बोलचाल में यह लगाते हैं ना कि आपके अनुसार है, अत्यंत ही, यह क्या है, अशुद्ध है। अत्यंत के साथ ही नहीं लगेगा, कदापि के साथ भी नहीं लगेगा। आगे देखें, सारे देश भर में अकाल है। जब सारे लगा दिए फिर देश लगा तो फिर भर लगाने की क्या आवश्यकता है, सारे देश में क्या है, अकाल है। भर वहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले क्या लगा दिया, सारे। तो सारे देश में अकाल है। मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गया। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। देखें, जबकि यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। यहाँ जब का प्रयोग नहीं होगा। मैं पहुंचा ही था कि वह क्या हो गया, आ गया। समझ में आ रहा, ये सामान्य अशुद्धियाँ हैं, इन सबको देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग की तरह जो पूछी गई है उस पर हम देखें। आगे देखें, एक फूलों की माला, ये पदक्रम संबंधी या
लगभग कई बार पूछा गया है, मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा, केवल समझाने के लिए। देखें, एक फूलों की माला, तो एक फूल की माला बनती है, एक फूल हम ले लें तो क्या उसका माला बन जाएगा? नहीं ना, फूलों की एक माला क्या होगा? फूलों की एक माला। इस पर ध्यान देंगे, जब भी ऐसा वाक्य आएगा तो पदक्रम संबंधी फूल क्या रहेगा? पहले फूलों की एक माला। ऐसे कहा जाता है ना, क्या गाय को काट कर घास दे दो। अब बता, इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा ना कि गाय को काट कर घास दे दो, यानी गाय को काटा जाए? नहीं, घास काट कर गाय को दे दो, या फिर गाय को घास काट कर दे दो, पदक्रम संबंधी शुद्धियाँ। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, काटना क्या है? घास, ठीक है ना। वैसे ये क्या होगा? एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला, ठीक है। राम को काट कर सेव दे दो, राम को नहीं काटना है, सेव को काटना है ना, तो सेव काट कर राम को दे दो, ठीक। आगे देखें, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे, भीड़ में 4 पटना। ये बताओ, पटना एक है कि 4 है? पटना एक ही है ना, पटना के 4 व्यक्ति थे ना। ये क्या लिखा है? 4 पटना, तो पटना क्या होगा? आगे, और 4 क्या होगा? पीछे। अर्थात पदक्रम संबंधी ये शुद्धियाँ हैं कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। समझ में आ रहा है? 4 पटना के व्यक्ति नहीं थे, पटना के 4 व्यक्ति थे। पदक्रम संबंधी है, पटना आगे रहेगा कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ठीक है। आगे देखें, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कई बैंक नहीं, बैंक के कई कर्मचारियों ने, क्या होगा? बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। समझ में आ रहा है? पदक्रम संबंधी है कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उस तरह सब इसका क्या अर्थ होगा कि कई बैंक हो जाएगा। यहाँ क्या है कि एक ही बैंक के कई कर्मचारियों ने, ठीक है। आगे देखें, आप जाएंगे क्या? अक्सर लोग डेली यूज में प्रयोग करते हैं, आप जाएंगे क्या, आप खाएंगे क्या, आप आएंगे क्या। यह क्या है? गलत है। क्या हमेशा कहाँ रहेगा? आगे। क्वेश्चन वर्ड हमेशा कहाँ रहेगा? आगे। क्या आप जाएंगे, क्या आप खाएंगे। आगे देखें, बशर्ते कि तुम मेरा कहाँ मानो। क्या दिया? बशर्ते की, बार बार मैं कह रहा हूँ, बशर्ते, बशर्ते के साथ की नहीं लगेगा, क्योंकि बशर्ते में की है। बशर्ते का मतलब क्या है? शर्त यह है कि, उसी को हम क्या करते हैं? बशर्ते। तो कभी भी बशर्ते के साथ की नहीं लगेगा। क्या होगा? बशर्ते तुम मेरा कहा मानो, ठीक है। या फिर बशर्ते हटाना है तो शर्त यह है कि तुम मेरा कहा मानो, लेकिन बशर्ते के साथ कभी भी की नहीं लगाएंगे, शर्त के साथ की लगाएंगे। आगे देखें, दरअसल में वह बहुत गुस्से वाला है। यहाँ भी देखें, दरअसल में, तो या तो दरअसल लगाएं या फिर असल में लगाएं। दरअसल के साथ में नहीं आएगा, क्योंकि दरअसल में क्या होता है? दरअसल में है, दरअसल का अर्थ होता है असल में, ठीक है। तो दरअसल के साथ कभी भी क्या में नहीं लगेगा, सीधे क्या होगा? दरअसल वह बहुत गुस्से वाला है। या फिर में लगाना है तो दरअसल नहीं, क्या होगा? असल में वह बहुत गुस्से वाला है। आगे देखें, दर हकीकत में, तो यहाँ भी क्या होगा? यदि दर हकीकत लगा रहा है तो में नहीं लगेगा, दर हकीकत में वो बहुत गुस्से वाला है। यदि में लगाना है तो दर हटा देंगे, हकीकत में वो गुस्से वाला है। समझ में आ रहा है कि दरअसल, दर हकीकत, इनके साथ में नहीं लगता, ठीक है ना। दर हकीकत वह गुस्से वाला है, दरअसल वह गुस्से वाला है, या फिर असल में वो गुस्से वाला है, या फिर हकीकत में वो गुस्से वाला है। फिर यहाँ देखें, फिलहाल में, अक्सर हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं ना, फिलहाल में। तो देखें, फिलहाल के साथ भी में नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि फिलहाल में ऑलरेडी है कि हाल ही में, उसी को क्या कहते हैं? फिलहाल। तो फिलहाल के साथ कभी भी में नहीं लगेगा। वाक्य शुद्धि में ध्यान देंगे, फिलहाल के साथ में नहीं लगेगा। में किसके साथ लगेगा? हाल के साथ, हाल में, ठीक है। और नहीं तो सीधे क्या लिखेंगे? फिलहाल। आगे देखिए, अधिकांश भाग, ये अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए कितने लोग गलत हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधिकांश भाग डूब गया, बाढ़ में अधिकांश भाग डूब गया। देखिए अधिकांश जो है अधिक धन अंश, इसमें ऑलरेडी भाग है। अधिकांश मतलब क्या होता है? अधिक अंश, अर्थात अधिक भाग। तो अधिकांश के साथ भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये क्या है? अशुद्ध है। सीधे क्या लिखेंगे? बाढ़ में अधिकांश डूब गया। अधिकांश मतलब होगा कि अधिक भाग डूब गया। अधिकांश के साथ कभी भी भाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसके साथ अंश लगा है, ठीक। यदि भाग लगाना हो तो क्या लिखेंगे? अधिक भाग।
भाग लगाना तो क्या लिखेंगे, अधिक भाग डूब गया, बाढ़ में अधिक भाग डूब गया। और यदि अधिकांश लगा है तो भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाढ़ में अधिकांश डूब गया। ठीक है, आगे देखें, बावजूद भी, क्या दिया है, बावजूद भी। तो बावजूद में ऑलरेडी भी है, बावजूद मतलब होता है कि इसके बाद भी, तो कभी भी बावजूद के बाद भी नहीं लगाया जाता है, सीधे बावजूद या फिर बाद में भी। ठीक है, तो बावजूद के साथ कभी भी नहीं लगेगा, जैसे हकीकत के साथ में नहीं लगेगा, दरअसल के साथ में नहीं लगेगा, बशर्ते के साथ की नहीं लगेगा, वैसे बावजूद के बाद भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलें आगे देखें, शैशव अवस्था। तो देखिए शैशव मतलब खुद होता है शिशु अवस्था, तो उसके साथ अवस्था लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी वाक्य शुद्धि में शैशव के साथ अवस्था लगाओ तो वह क्या करेंगे, अवस्था को हटा देंगे, केवल क्या होगा, शैशव। क्या होगा, शैशव, क्योंकि शैशव मतलब खुद होता है शिशु अवस्था, या फिर क्या लिखेंगे, शिशु अवस्था। शैशव के साथ कभी भी अवस्था नहीं लगेगा, केवल शैशव लगेगा या फिर शिशु अवस्था लगेगा। क्लियर, यहाँ देखिए फिर वही गलती है, यौवना अवस्था, कभी भी केवल क्या लगेगा, यौवन, क्योंकि यौवना अवस्था, यौवन जो है अपने आप में एक अवस्था है, तो उसके साथ अवस्था लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या लगेगा, यौवन। समझ में आ रहा है, यौवना अवस्था में अवस्था नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, यौवन। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, शैशव, या फिर युवा अवस्था, शिशु अवस्था। ठीक है, क्या होगा, शिशु अवस्था, युवा अवस्था। आगे देखें, मध्यकालीन युग। देखें यहाँ कालीन जब हम दे ही दिए हैं तो फिर युग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे क्या होगा, मध्यकाल या मध्य युग। मध्यकाल या मध्य युग, कभी भी मध्यकालीन युग नहीं होता है, क्योंकि कालीन में ऑलरेडी काल दे दिया है, फिर उसके बाद हम युग लगा रहे हैं। तो जब भी मध्यकालीन युग आएगा तो हम क्या लिखेंगे, मध्यकाल या मध्य युग। कभी भी कालीन के साथ युग नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग सामान्यतः यही गलती करते हैं ना, ऐसे ही बोलचाल में बोलते हैं। ठीक है, इसको सुधार लेंगे हम लोग। आगे देखें, महिला लेखिकाओं। अब यहाँ देखिए, लेखिकाओं पुरुषों को तो कहा नहीं जाता है, महिलाओं को ना कहा जाता है लेखिकाओं, तो फिर उसके साथ महिला लगाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो सीधे क्या होगा, महिला लेखिकाओं की जगह पर सीधे क्या होगा, लेखिकाओं। क्या होगा, लेखिकाओं। और यदि महिला लगाना चाहते हैं तो महिला के साथ क्या लगाएंगे, महिला लेखकों। क्या लगाएंगे, महिला लेखकों। लेकिन महिला लेखिकाओं ये दोनों एक हो गए, क्योंकि लेखिकाएं पुरुष नहीं होती हैं, महिला हो गई ना, तो फिर महिला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए, नौजवान युवकों। अरे भाई, युवक और नौजवान दोनों एक ही हो गया ना, तो फिर यहाँ दोनों एक साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। या तो क्या लिखे, नौजवानों, या फिर क्या लिखे, युवकों। नौजवान युवकों, यह वाक्य गलत है। क्योंकि गलत है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, नौजवान और युवक। तो क्या होगा, नौजवानों या फिर क्या लिखे, युवकों। लेकिन नौजवान युवकों क्या है, गलत है। आगे देखें, आपका भौतिक। तो देखें, आपका और भौतिक दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे, या तो आपका लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, भौतिक लगाएंगे। ठीक है ना। फिर आगे देखें, परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो जब परस्पर भी लगा दिए तो फिर एक दूसरे से कहने का क्या मतलब है, क्योंकि परस्पर का अर्थ भी क्या होता है, एक दूसरे से। तो या तो परस्पर लगा कि परस्पर मिलते हैं, या फिर लगा कि एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये क्या है, सामान्य शुद्धि है। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे देखते हैं। हाँ देखिए, आगे दिया है, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तो देखें, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर और क्या दिया है, उत्कृष्टतम। मान विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। उत्तमा मतलब क्या होता है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। यहाँ दिया है क्या, उत्कृष्टतम। तो उत्कृष्टतम मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट, तो फिर इसके पहले सबसे लगाने की कोई आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्कृष्टतम मतलब होता है, ये क्या होता है, सबसे उत्कृष्ट। उत्कृष्टतम मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट, तो फिर इसके आगे सबसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। यह वाक्य क्या है, गलत। तो यहाँ सबसे क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखें, वह कृति अपने आप की सबसे निकृष्टतम। अब देखें, वह अपने आप को सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है, तो फिर निकृष्टतम
माने विशेषण की तीसरी अवस्था उत्तमा अवस्था। तो उत्तमा मतलब क्या होता है कि सबसे, उत्तमा मतलब निकृष्टतम माने सबसे निम्न। तो जब इसमें ऑलरेडी निम्न है, सबसे है, तो फिर उसके पहले सबसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी विशेषण का तीसरा रूप रहेगा माने तम लगा रहेगा तो उसके साथ सबसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उत्कृष्टतम के पहले सबसे नहीं लगेगा, निकृष्टतम के पहले सबसे नहीं लगेगा, क्योंकि उत्कृष्टतम का अर्थ ही होता है सबसे उत्कृष्ट, निकृष्टतम का अर्थ ही होता है सबसे निम्न। तो फिर 2 बार सबसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आगे देखें, सीता नित्य गीता को पढ़ती है। अरे गीता को पढ़ती है क्या? गीता पढ़ती है, क्योंकि यह जो को लगता है यह हमेशा सजीव के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? सजीव के साथ। यहाँ गीता क्या है? पुस्तक। कि सीता नित्य गीता पढ़ती है। क्या पढ़ती है? गीता। कभी भी निर्जीव के साथ को नहीं लगाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे राम महेश को गणित को पढ़ाता है, तो गणित को पढ़ाता है नहीं, राम महेश को गणित पढ़ाता है। को हमेशा सजीव के बाद आता है, निर्जीव के बाद नहीं आता है। गणित क्या है? निर्जीव। तो गणित को पढ़ाता है नहीं, गणित पढ़ाता है। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ देखिए, सीता नित्य गीता को पढ़ती है, यहाँ को लगाने का कोई मतलब है ही नहीं। सीता नित्य क्या पढ़ती है? गीता पढ़ती है। क्या पढ़ती है? गीता। गीता को पढ़ती है, गलत है। आगे देखें, उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? उसने गुप्त रहस्य। भाई रहस्य मतलब होता ही है जो छिपा हुआ हो, जो गुप्त हो, वही तो रहस्य है। तो फिर उसके सामने गुप्त लगाने की क्या मतलब है? उसके पहले गुप्त लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा? उसने रहस्य प्रकट कर दिए। रहस्य के पहले कभी भी गुप्त नहीं लगाया जाता, क्योंकि रहस्य अपने आप में ही गुप्त है। तो फिर उसके पहले गुप्त लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उसने रहस्य प्रकट कर दिए। ठीक है। माली जल से पौधों को सींच रहा था। माली जल से पौधों को सींच रहा था। भाई सींच रहा था तो क्या कोई दूध से सींचता है क्या पौधों को? जल से, चाय से सींचता है? किससे सींचता है? जल से ही सींचता है ना। तो ये सींचने में जो है ऑलरेडी जल क्या है? निहित है। तो यहाँ जल से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे क्या होगा? माली पौधों को सींच रहा है, क्योंकि पौधों को जो सींचने का काम है वो किससे होता है? जल से ही होता है। तो वहाँ जल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? माली पौधों को सींच रहा है या सींच रहा था। आगे देखें, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र। देखें यहाँ शस्त्र और अस्त्र क्या है? गलत है। देखें शस्त्र, श से शुरू है ना। श मतलब क्या होता है? शरीर। अस्त्र और शस्त्र समझ लें, यहाँ दोनों शब्द गलत गलत प्रयोग हुए हैं। सिंपल समझे, शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र मतलब शरीर, तो शस्त्र का संबंध किससे है? शरीर से। जो शरीर में धारण किया जाए, जो किस में धारण किया जाए? शरीर में, वो क्या कहलाएगा? शस्त्र। अर्थात जिसका संबंध, जिस हथियार का संबंध हमारे शरीर से है वो क्या है? शस्त्र। और जो हम फेंक कर चलाते हैं, जिसका संबंध हमारे शरीर से नहीं है, वो क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। देखिए अस्त्र और शस्त्र जो है ये पहले महाभारत काल में चलता था, रामायण काल में चलता था ये, क्योंकि वहाँ लोग विद्या ग्रहण करते थे, जो विद्या उनके शरीर के अंदर रहती थी, दिखाई नहीं देती थी लेकिन शरीर के अंदर रहती थी। और युद्ध में जब आवश्यकता होती थी तो मंत्रोच्चार करके उसको प्रकट करते थे, तो उसे शस्त्र कहा जाता था, जो शरीर में निहित हो। ठीक है। यहाँ वो विद्या तो है नहीं किसी के पास, तो यहाँ और अस्त्र शस्त्र का मतलब है कि जो चीज़, जो हथियार हमारे शरीर में हो वो क्या कहलाता है? शस्त्र कहलाता है। और जिसका प्रयोग हम अपने हाथ से फेंक कर करते हैं, चला कर करते हैं, मतलब जिसका संबंध शरीर से नहीं है, वो क्या कहलाता है? अस्त्र। देखिए बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र। तो बाण क्या हम हाथ से ले जाके मारते नहीं ना, यहाँ से क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसका संबंध हमारे शरीर से क्या होता है? हट जाता है। तो जिसका संबंध हमारे शरीर से हट जाए उस हथियार को हम कहते हैं अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र। तो यहाँ क्या होगा? बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र नहीं, बाण बड़ा उपयोगी क्या है? अस्त्र है, क्योंकि उसको हम फेंक कर मारते हैं, चला कर मारते हैं, हमारे शरीर से उसका संबंध क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो वहाँ क्या होगा? बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। यहाँ शस्त्र जो लिखा ये क्या है? गलत। आगे देखें, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अब लाठी तो हमारे हाथ में पकड़ी रहती है ना, हाथ में लेके हम मारते हैं ना। लाठी का संबंध हमारे शरीर से है, तो जिसका संबंध शरीर से है, श से है, तो वो क्या होगा? शस्त्र होगा। क्या होगा? शस्त्र। तो लाठी बड़ा उपयोगी क्या है?
अस्त्र नहीं, क्या है? शस्त्र है। समझ में आ रहा है? अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग, जिसका संबंध हमारे शरीर से है वो शस्त्र है, और जिसका संबंध हमारे शरीर से नहीं है, जिसको हम फेंक कर या दूर मार कर फेंक करके यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाएगा? अस्त्र कहलाएगा। तो बाण बड़ा उपयोगी क्या होगा? अस्त्र होगा, क्योंकि चला कर मारते हैं ना। और लाठी बड़ा उपयोगी क्या होगा? क्या होगा? बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है और लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है। समझ में आ रहा है? जिसका संबंध शरीर से हो वह शस्त्र है। तो लाठी क्या है? शस्त्र है। और बाण क्या होगा? अस्त्र होगा। यहाँ शब्दों का प्रयोग गलत किया गया। शस्त्र और अस्त्र में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक, जो फेंक कर चला है अस्त्र है, और जिसका संबंध हमारे शरीर से हो वो शस्त्र है। ठीक, आगे देखें। चिड़िया गा रही है। चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया क्या करती है? चहकती है। क्या करती है? चहकती है, चूचा चूचा। चिड़िया क्या करती है? गा रही नहीं, चिड़िया चहक रही है। ठीक, वह नित्य गाने की कसरत करता है। देखिए, गाने की कसरत नहीं किया जाता है, गाने का रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ कसरत शब्द क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है कि वह नित्य गाने की कसरत नहीं, वह नित्य गाने की रियाज करता है, अभ्यास करता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष। ध्यान देंगे, अधिकतर हम लोग अपने समाज में डेली प्रतिदिन बोलचाल में कितना गलत यूज करते हैं कि इस समय सीता की आयु 16 वर्ष। देखिए, आयु मतलब होती है कि जितना जीवन हम लोग जिए, मतलब जितना किसी, जैसे मान लो कोई 85 वर्ष की आयु मर गया, तो जो 85 वर्ष की आयु मर गया वो उसकी आयु है। जो समाप्त हो गई वो क्या है? आयु है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि सीता की 16 वर्ष आयु है। तो माने 16 वर्ष वो अभी है, वर्तमान में कितने साल की है? 16 साल की। तो यहाँ आयु नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे? उम्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उम्र कहेंगे। कि सीता, इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है। समझ में आ रहा है कि इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है, या इस समय सीता की अवस्था 16 वर्ष की है। आयु जो होता है वो जितना हमारा जीवन काल है उसको आयु कहते हैं। जैसे कोई 80 साल जिया तो उसका आयु क्या हो गया? 80 साल हो गया। आयु और उम्र में अंतर समझ में आ गया ना? अब कभी किसी से नहीं बोलेंगे कि मेरी आयु 16 साल है, मेरी आयु 33 साल है, मेरी आयु 43 साल, कभी नहीं। मेरा उम्र क्या है? उम्र। तो आयु मतलब पूरा जीवन काल, कितने आयु हमारा जीवन रहा। तो यहाँ क्या होगा? इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है, या इस समय सीता की अवस्था कितनी है? 16 वर्ष है। राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। माने पुत्री का भी विवाह हुआ नहीं है, कल होगा। तो जिस पुत्री का विवाह होना होता है उसको सौभाग्यवती नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने लिख दिया, सौभाग्य कांक्षणी कहते हैं। शादी के कार्ड पर लिखा जाता है ना, 100 लिखा रहता है, उसका मतलब क्या है? सौभाग्य कांक्षणी। अर्थात जिसकी अभी शादी होने वाली है, जो कन्या है, जो लड़की है, जिसकी अभी शादी होने वाली है, उसको सौभाग्य कांक्षणी कहते हैं। और जिसकी शादी हो गई है, जिसके पास पति है, उन्हें क्या कहते हैं? सौभाग्यवती। क्या कहते हैं? सौभाग्यवती। समझ में आ रहा है? कभी भी ये कुंवारी लड़कियों को सौभाग्यवती नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सौभाग्य कांक्षणी कहते हैं। तो राम की क्या होगा? सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्य कांक्षणी पुत्री का विवाह कल होगा। ठीक है, आगे देखें। कर्मवान व्यक्ति सफल होता है। हर जगह वान नहीं लगा देते हैं, कर्मवान नहीं, कर्मवीर। क्या होता है? कर्मवीर। कर्मवीर व्यक्ति सफल होता है। तो देखें, ये जो हम लोग जो वाक्य में सामान्य शुद्धियाँ होती हैं, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, अधिक पदत्व के आधार पर, शब्दों के गलत प्रयोग के आधार पर, कर्म पदक्रम के आधार पर, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसलिए पढ़ लिया कि चाहे हम आरओ का दें, चाहे यूपीपी का दें, चाहे यूपीएसआई का दें, कोई भी वनडे एग्जाम दें, तो उसमें वाक्य शुद्धि हमने पूरा क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा चौथा पार्ट आएगा उसमें क्या होगा कि जितना अब तक प्रश्न पूछा है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा जो क्या होगा? वर्तनी पे होगा। क्या होगा? वर्तनी पे। ठीक है, तो देखें, हिंदी विषय से अच्छी तैयारी करने के लिए, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में बेस्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा है, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, क्या चाह रहे हैं, कैसे है। ठीक है।